तो गाइस आप सभी का स्वागत है डेड मेंशन की एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इस मानवा के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 51 के बारे में। ये चैप्टर इस मानवा का सबसे खास चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसका एंड आते आते आपके सामने काफी मिस्ट्रीज और हिडन चीजें भी खुलेंगी। सो मेरी आप सभी से पैर जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आप किसी भी खास चीज को मिस ना करो। वेल चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं हॉस्पिटल के सीन को और इसी हॉस्पिटल के किसी एक रूम का पर्दा हटाते हुए पार्क शिहुन बोलता है, भाई मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसा बंदा किसी को एक आइडल लग सकता है। सच में यार तेरे भाई की परफॉर्मेंस देखकर पब्लिक चिल्ला रही थी और मुझे वहाँ के एंकर से रिक्वेस्ट भी आई है, लेकिन सच कहूँ तो ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि तुम मुझे नहीं देख पाए। और हम देखते हैं कि शॉन ये सारी बातें कर रहा होता है ईडन से, जो असलियत में उतनी भी अच्छी कंडीशन में नहीं होता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके पेरेंट यानी कि उसके पप्पा जी उसकी ही आंखों के सामने खत्म हो गए और इस बात का भाई को सदमा लग चुका है। और शॉन भी कहीं ना कहीं इन सारी बातों को जानता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि कैसे न कैसे वो ईडन को ठीक कर दे क्योंकि ईडन वो इकलौता बंदा है जिसने उसे अपना भाई माना था। और आगे वो ईडन को बताता है कि पिछले कुछ टाइम में जो ये हादसे हुए ना, उस दौरान मुझे अपनी कुछ यादें वापस मिली और मुझे अपनी शख्सियत के बारे में पता चला। मुझे उन प्रिंसिपल्स के बारे में भी पता चला जो मैंने अपने खुद के लिए बनाए थे। शायद यही वो वजह रही होगी जिसके चलते मैं उनको अभी तक प्रोटेक्ट करता हुआ आया हूँ क्योंकि वो मेरा परिवार है जैसे कि तुम हो। लेकिन अभी भी मेरी माँ से जुड़ी कुछ यादें कुछ हद तक धुंधली है। और शॉन के इतना बोलते ही वो देखता है कि उस रूम का दरवाजा किसी ने खोल दिया है और ये होती है मॉर्गन, जो अंदर आते ही शॉन को ऐसे चुप रहने का इशारा देती है। लेकिन शॉन उसे कहता है, अबे मैं चुप रह के क्या करूं? अबे जरा सा तो सोचो, मैं अपना चेहरा छुपा कर क्यों आई हूँ? यानी कि हम वो एक फेमस आइडल है तो कोई उसको देखकर पापराजी वगैरह यहाँ पर ना घुस जाए, इसकी वजह से उसने ऐसा कहा है। और वो यहाँ पर आकर देखती है ईडन को और उसे देखकर शॉन को कहती है कि ये तो वही है ना जिनके बारे में तुमने मुझसे बात की थी। हाँ ये वही है, मेरा बड़ा भाई ईडन। लेकिन तुम दोनों तो काफी ज्यादा अलग दिखते हो और ये तो तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम है। अबे अकल की अंधी, हम सगे भाई नहीं है, लेकिन तू कहना क्या चाहती है? लेकिन मॉर्गन के कुछ भी कहने से पहले यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों ईडन को व्हील चेयर पर लेकर थोड़ी सी ताजी हवा खाने निकले हैं और अभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं उस कॉन्सर्ट के बारे में जहाँ पर ये सारा भसड़ हुआ था। और शॉन उससे पूछता है कि क्या हम लोग ये सारी चीजें सेटल करने में कामयाब हुए? तो मॉर्गन उसे बताती है कि हाँ शुरुआत के अंदर चीजें काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन वक्त रहते अंकल ग्यूटे ने सब कुछ संभाल लिया है। एंड हम देखते हैं मॉर्गन के अंकल को जो अनाउंस कर रहा है अपनी न्यू एक्शन मूवी और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई ने ऐसा बताया होता है कि जो भी उस रात स्टेडियम के अंदर इवेंट के दौरान हुआ था वो इस मूवी के लिए एक तरह का प्रमोशन था। और मॉर्गन आगे कहती है कि ये बात लोगों ने सच भी मान ली क्योंकि वो धमाकेदार एक्शन देखकर इस मूवी के लिए उनको इन्वेस्टर भी मिल गया। यानी कि इस पूरी चीज को कवर करने के लिए अब हमें मूवी बनानी पड़ेगी और इन्वेस्टर ने ये भी डिमांड रखी है कि इस मूवी के अंदर गैंगस्टर का रोल मेरे अंकल ही करेंगे। और मॉर्गन की इस बात पर शॉन कहता है कि हाँ वो लोग तो वही कर सकते हैं क्योंकि यही तो उनकी स्पेशलिटी है। पर तभी मॉर्गन उसे पलट कर कहती है कि मेरी और मेरे अंकल की दुनिया बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू पार्क शिहुन। अब शॉन वैसे तो बहुत बड़ा सख्त लौंडा है, लेकिन यहाँ पर वो पिघल गया। लेकिन भाई जैसे तैसे अपने आप को ऐसे संभाल लेता है और आगे चलते हुए मॉर्गन को जवाब देता है कि हाँ ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही तुम लोगों को अपने दोस्त और फैमिली का हिस्सा मानता हूँ, इसीलिए मैंने ये किया। और ये बात बोलते बोलते शॉन अचानक से बीच में रुक जाता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है उस हुड वाले बंदे का। एंड वो तुरंत ही मॉर्गन से पूछता है कि क्या तुम्हें उस बंदे के बारे में पता चला जो ऐसे हुड पहनकर वहाँ पर आया था? पर मॉर्गन शॉन की इस बात का जवाब नहीं देती। वो शॉन को बताती है कि हमारी उस मूवी के इन्वेस्टर तुमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। मतलब क्या मुझे? यानी कि इस मूवी के अंदर मुझे भी काम मिलेगा? और अगले सीन में हम देखते हैं अकेले शॉन को जो कहीं पर जा रहा है और चलते चलते अपने बालों को बना रहा है। और हम लोगों को अभी दिखाया जाता है कि मॉर्गन ने उसको उस टाइम पे क्या कहा था। मॉर्गन ने कहा था कि हमारे इन्वेस्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं इसी हॉस्पिटल के टेरेस पर। तो शॉन भाई अभी फुल मूवी का हीरो बनने की फीलिंग लेते हुए वहाँ पर जा रहे होते हैं और वहाँ पहुंचकर शॉन देखता है कि हॉस्पिटल के रूफ पर कोई इन्वेस्टर नहीं बल्कि उसकी मास्टर सोफिया है। और ये नजारा देखकर भाई के सपने वहीं पे टूट जाते हैं। उसको पता चल जाता है कि मॉर्गन ने उसको चूना लगा दिया और यही सोचकर वो वहाँ से निकल रहा होता है। आखिर अब तुम कहाँ पर जा रहे हो छोटे शॉन? अरे मुझे माफ कर देना मास्टर सोफिया, आपने मुझे गलत समझ लिया, मैं सच में हीरो नहीं बन सकता। हाँ मैं ये चीज तुम में देख सकती हूँ और मुझे पता भी है, और मुझे ये भी पता है
है कि तुम शॉन नहीं बल्कि पार्क शिहुन हो। और अपना असली नाम अपनी मास्टर के मुंह से सुनकर शॉन वहीं पर शॉक हो जाता है। मैं जानती हूँ कि पिछला कुछ टाइम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कठिन रहा था मेरे डिसाइपल, तो चलो अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। और मास्टर सोफिया शॉन के कंधे पर हाथ रख के उसे बताती है, मैं चाहती हूँ कि तुम उस बच्चे को अपने ग्रुप बैड चाइल्ड के अंदर रिक्रूट करो। अब यहाँ पर कौन से बच्चे की बात हो रही है ये हमें अभी नहीं पता, प्रोबेबली इसी चैप्टर में आगे पता चलेगा, क्योंकि मास्टर सोफिया के इतना बोलते ही ये सीन यहाँ से कट हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं एक अनजान आइलैंड के मैप को, जिस पर एक लोकेशन मार्क की गई है और बैकग्राउंड में रेचल बोलती है, हमने फाइनली हमारे डायरेक्टर डैडी की लोकेशन को ढूंढ लिया। और रेचल के साथ यहाँ पर मैरी और यूजिन भी होते हैं। और मैरी अभी रेचल से सवाल कर रही होती है कि हाँ एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए हैं, लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे हुआ। और रेचल को याद आता है वो फ्लैशबैक जिसमें उस बुड्ढे ने हंसते हुए ये कोऑर्डिनेट्स एक एनवेलप में पैक करके रेचल को दिए थे। अभी वक्त नहीं है मैरी, मैं सारी चीजें तुम लोगों को बताऊंगी, लेकिन बाद में। इस एनवेलप के अंदर उस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट और उसके अंदर रह गए लोगों की जानकारी भी है, और हमारे पास वक्त की काफी ज्यादा कमी है, हमें ये जल्दी करना होगा। तो चलो मैरी, अपना प्लान जल्दी से शुरू करो। हमें अपने डायरेक्टर डैडी को स्कैरियोट के चंगुल से रेस्क्यू करना है, जितना हो सके उतना जल्दी। और रेचल के इतना बोलते ही सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और शॉन स्ट्रीट पे चलता हुआ कहीं पे जा रहा है, और उसके दिमाग में अभी भी वही सारी बातें चल रही है जो उसको मास्टर सोफिया ने कही थी कि उसको एक लड़के को अपने क्रू के अंदर रिक्रूट करना है। और उस टाइम पर शॉन ने मास्टर सोफिया से पूछा भी होता है कि आखिर अचानक से एक लड़के को हमारे क्रू में, लेकिन किस लिए। देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो, तो अब मुझे तुमको और भी चीजें समझानी होगी, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती छोटे शॉन, क्योंकि ये तुम्हारी जनरेशन की लड़ाई नहीं है। मास्टर आप सच में क्या बोल रही है, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। आखिर आप कौन सी जनरेशन की बात कर रहे हो। मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने ग्रुप बैड चाइल्ड को और ज्यादा बड़ा करो, और उसके लिए पार्क शिहुन, तुम्हें उस लड़के की जरूरत है। तुम उस पुरानी जगह पर जाओ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और शॉन अभी पूरा का पूरा टायर्ड हो चुका है, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है, लेकिन फिर भी वो यही सोच रहा है कि आखिर मास्टर सोफिया ने जो भी बात मेरे को कही उसका मतलब क्या है। पर तभी वो नोटिस करता है कि वो यूनहो स्नैक शॉप के बाहर आ चुका है, और उसकी पार्क शिहुन वाली जर्नी यहीं से तो शुरू हुई थी। लेकिन हंसते हुए यूनहो को देखकर उसे वो सारी चीजें याद आती है कि उसकी खुशहाल जिंदगी में मैंने अपनी टांग घुसेड़ के उन लोगों को बर्बाद कर दिया। और जिस रात के दौरान स्कूल के अंदर भसड़ चली थी ना, तब भी यूनहो ने शॉन को कहा था कि तू बाद में मुझे मिलकर सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करना कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन तब से लेकर अब तक अच्छा खासा टाइम बीत चुका है, और शॉन का गिल्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो उनसे नजरें मिला पाना ही नहीं चाहता, और इसी के चलते वो साइड में पड़ने वाली गली से होता हुआ निकल लेता है। पर तभी उसके दिमाग में कंटिन्यूसली वही ख्याल आ रहे होते हैं कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वही तो मेरी फैमिली है। मुझे उनके सारे सवालों का जवाब देना चाहिए, और तब जाकर ही मैं उनको प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारी चीज सोचते हुए शॉन वापस से यूनहो स्नैक शॉप के सामने आ चुका है। मतलब भाई ने अपना मन बना लिया है कि वो यूनहो से माफी मांगेगा। और तभी यूनहो शॉन को नोटिस भी कर लेता है, और पार्क शिहुन के मुंह से सॉरी का वर्ड निकलते ही हम देखते हैं एक हाथ को तेजी से उसके मुंह की तरफ आते हुए, और उसके तुरंत बाद एक आवाज के चलते यूनहो की मॉम देखती है कि यूनहो जिस जगह पर ये बक्सा लेकर खड़ा था वहाँ पर वो है ही नहीं। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं अलेक्जेंडर सोफिया को, जो आसमान को देखकर किसी को याद करते हुए बोलती है, ऐसे कई लोग हैं जो इस दुनिया की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तुम लोग हो जिसने इस चीज की शुरुआत की। और वो कौन लोग हैं, हमें उनकी शैडो फिगर दिखाई जाती है। और जो लोग लुकिज्म की मानवा के बारे में जानते हैं उन लोगों को असलियत पता चल गई होगी कि आखिर ये लोग कौन हैं। वेल ये लोग हैं लुकिज्म की अलाइड गैंग, और इस गैंग का लीडर डैनियल पार्क मास्टर सोफिया का स्टूडेंट रह चुका है। यहाँ तक कि इस टीम के अंदर जीहोंग नाम का भी एक बंदा है, अलेक्जेंडर सोफिया उसको भी ट्रेनिंग दे चुकी है। और सोफिया ने शॉन को अभी अपना क्रू बड़ा करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि ये अलाइड
वाले फ्यूचर के अंदर जिस बड़ी वॉर को लड़ने वाले हैं उसमें उनका साथ गैंगबक का शोन किम और उसकी गैंग और शॉन का बैड चाइल्ड वाला क्रू भी साथ देगा। और इन्हीं लोगों को याद करते हुए मास्टर सोफिया आगे कहती है, बेशक इससे पहले कि तुम सारे लोग इकट्ठा हो, ऐसी कुछ बातें हैं जिनके बारे में तुम दोनों को आपस में बात कर लेनी चाहिए। ये तुम्हारे आगे बढ़ने का ही एक हिस्सा है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शॉन के ऊपर खतरनाक सी लात पड़ी होती है और ये खतरनाक किक करने वाला यूनहो होता है। और इससे पहले शॉन कुछ आगे सोचता वो देखता है कि यूनहो ने अभी टाइकोंडो का वही पोज लिया है जो उस हुडी वाले बंदे ने लिया था। और अपने इस अटैक को तैयार करते हुए यूनहो शॉन को कहता है, तेरे अंदर जमीर नाम की चीज बची भी है, आखिर क्या मुंह लेकर मेरे और मेरे परिवार के पास आया है। और ये चीज बोलते हुए यूनहो ने शॉन पर एक और किक मार दी होती है और शॉन बेचारा उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है। एंड फाइनली उसे यहाँ पर ये रियलाइज होता है कि उसकी मास्टर सोफिया ने असलियत में यूनहो को ही उसके क्रू में रिक्रूट करने के लिए कहा था। और शॉन इसके बारे में यूनहो से कहता भी है, लेकिन यूनहो उसे गुस्से में रिप्लाई देता है, तेरा साथ और वो भी मैं कतई नहीं। अगर ये लेडी सोफिया का ऑर्डर भी है तब भी मैं तेरी साइड कभी नहीं लूंगा। भाड़ में जा पार्क शिहोन। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है एक अबैंडन्ड आइलैंड पर और शायद से ये वही आइलैंड है जिसका मैप अभी हमने रेचल के पास देखा था। और इसी आइलैंड के कैद खाने के अंदर हम देखते हैं डेड मेंशन के डायरेक्टर डैडी को। और डैडी देखते हैं कि उनके सेल के बाहर एक बंदा आया है। बच्चों के दिमाग पे कंट्रोल करना और फिर उनको वेपन्स की तरह बेचना, तेरा आइडिया तो काफी कमाल का था शुगर दद्दू, लेकिन मेरे लिए तूने ये अदला बदली क्यों की यार? क्या तुम सच में पहले से जानते थे कि उन बच्चों के अंदर शुरुआत से ये क्षमताएं हैं, बस उनको जगाने की जरूरत है? नॉल मेरे बच्चे, आखिरकार तुमने अपने बाप को पहचान लिया। अबे बकवास बनकर बुड्ढे, तेरे से अच्छा रास्ता मेरे पास है उन बच्चों को अच्छे तरीके से यूज करने का। ये बात तो तू भी अच्छे तरीके से जानता है कि असलियत में वो बच्चे बदल कर आखिरकार क्या बन सकते हैं। लेकिन सच कहूँ तो वो बदलाव से तेरी फट रही थी, इसीलिए तो तूने उनको कंट्रोल किया है ना? और इसी के चलते शुगर दद्दू, आपकी ये टैटू वाली तशरीफ मेरी कैद में थोड़ी सी मंद बढ़ गई है। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम उन बच्चों को बचाने वाले मसीहा हो? अबे नहीं बुड्ढे, मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बस तेरे आइडिया की तारीफ कर रहा था। तू बस वहाँ पर बैठा रहे और देखता जा कि मैं उन बच्चों के साथ वो सारी चीजें कैसे बदलता हूँ। और नॉल के इतना बोलते ही सीन यहाँ से वापस से शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं छोटे अली जेंग को अपने कबाड़ खाने में, और वो भी ऐसे ही सोते हुए अपने बिग डैडी ऑली वैंग का हेयर बैंड देख रहा होता है। और तभी वो नोटिस करता है कि कोई पीले बाल वाला बंदा उसके काफी करीब आ चुका है और उसे कहता है, हाय अली, काफी वक्त हो गया जब से हम पहले मिले थे। और ये बंदा होता है हॉस्टल गैंग का बिग डैडी, यानी कि असली वाला एली जैंग, जो अभी इस छोटे एली से मिलने आया है। और ये बड़ा वाला एली जैंग मास्टर सोफिया के वो जो पुराने डिसाइपल थे ना, ये उनका दोस्त है। और छोटे एली जैंग की स्टोरी के क्लोजर के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। और आखिर में ऑथर के थ्रू हमें बताया जाता है कि ये था डेड मेंशन की कहानी का सीजन 1, यानी कि होपफुली फ्यूचर में और भी सीजन्स आएंगे, क्योंकि काफी सारे प्लॉट यहाँ पर ओपन रह गए हैं, जैसे कि शॉन के पास्ट की असलियत, नॉल का असली प्लान, यूनहो का ताकतवर निकलना और लेडी सोफिया के साथ उसका कनेक्शन। यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि हमें इसी चैप्टर के मिड में ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि डेड मेंशन के ये कैरेक्टर लुकिज्म के फ्यूचर चैप्टर्स में भी अपीयर हो सकते हैं। और रही बात सोफिया अलेक्जेंडर की, तो वो तो लुकिज्म में आती जाती रहती है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोगों ने इस मानवा को इतना प्यार दिया और उसी की बदौलत मैं इसे पूरा कर पाया। ये इकलौती पहली ऐसी मानवा है जिसको मैंने अपने YouTube के जीवन काल में पूरा किया है। और हाँ, इससे जुड़े थियरी वीडियोस आपको आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं उन अगली वीडियोस में।